नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल बहुत सी बातें रही अयोध्या से लेकर मथुरा तक, और देश में हिंदुत्व को लेकर के भी कोई ऐसा नहीं है। 75 साल में लगातार चर्चा होती रही, उसके पहले भी चर्चा होती रही। लेकिन एक बार फिर जब अयोध्या का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ देश में एक शांति माहौल है, बड़े पैमाने पर लोगों में एक भाईचारा भी है, प्रगति की तरफ बढ़ रहा है, तब भी कुछ ऐसे तत्व कहें या कुछ ऐसे स्थितियां कहें जिससे कि गंभीर तनाव जैसा, और लोग उससे भयभीत होते हैं कि क्या ये हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, क्या दूसरा कोई रहेगा या नहीं रहेगा। ऐसे कई मुद्दे हैं इस समय, जिसको कहते हैं कि विवादास्पद बयानों को लेकर के भी, धार्मिक बयानों को लेकर के, और इन मुद्दों को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। देश के बड़े विद्वता हैं, कानूनी जानकार हैं, समाज सेवी हैं, और साथ में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, श्री आलोक कुमार जी। नमस्कार आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आलोक जी। पहले भी आपसे चर्चा करते रहे, और जैसा मैंने भूमिका में कहा कि अचानक जैसा लगता है कि माहौल सब ठीक था, कुछ जिसको कह सकते हैं मीडिया इज आल्सो पार्ट, वो हमारे कह सकते हैं आप, लेकिन हाँ ये है कि अचानक ऐसा लगने लगा है कि, और खास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चूंकि आप पूरे दुनिया में आपका संपर्क भी रहता है, एक छवि बनने लगी कि अरे भारत में दूसरे अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं, हिंदू पता नहीं बड़ा जुल्म कर रहे हैं, या दूसरे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की हिम्मत आ रही है। क्या ऐसा अचानक स्थितियां बनी हैं? देश के वातावरण के असंतोष को, उद्वेलन को मैं भी अनुभव करता हूं, पर इसका सारा दोष ये हिंदू पक्ष पर नहीं रखा जा सकता। सबसे सनसनीखेज घटनाएं तो उदयपुर और अमरावती में हुई है। इसलिए जब भी हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते, भाईचारे की बात करते, तो किसी एक को या दूसरे को निशाने पर रखकर वो बात नहीं हो सकती। ये भाईचारा सबका सामूहिक दायित्व है, और ये भाईचारा तब होगा जब सब इसको स्वीकार करेंगे, एक तरफा नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि देश में इसकी पहल होनी चाहिए, और इस वातावरण में कुछ शांतता आए, इसका प्रयत्न भी होना चाहिए। देखिए आलोक जी, आप देखिए उदयपुर की घटना बिल्कुल तालिबानी, मेरी पहली प्रतिक्रिया हमारी, मतलब मैं जब टेलीविजन पर ही बैठा था किसी और कार्यक्रम के लिए, और तत्काल जब घटना आई तो मैंने कहा कि ये तो तालिबान ही, चूंकि मेरे ही अपनी याददाश्त के हिसाब से, अपने 50 वर्ष के अनुभव में, सीधा गला काटकर वीडियो वाले भारत में नहीं दिखाई देते। हमने अफगानिस्तान में देखी हैं, पाकिस्तान में या ऐसी कहीं जगह पर होता है, वो देखा नहीं जाता दृश्य, कम से कम टीवी पर तो और भी नहीं दिखाई देता वीडियो जिसका। ये जो हुआ है, क्या ये भारत में पैदा हुए लोगों में इतना तालिबानीकरण कैसे हो सकता है? यदि वो भारत में पैदा हुए, या तो विदेश से ही आए हुए, वो भी अभी ऐसा नहीं आया कहीं। एक वर्ग में हुआ है, मुसलमानों के एक वर्ग में हुआ है तालिबानीकरण। मैंने ये नोटिस किया कि उदयपुर की जो घटना हुई, तो अनेक मुस्लिम संगठनों ने भी कहा ये तो गलत हो गया, ये तो इस्लामिक नहीं है, ये तो इस्लाम के दायरे के विरुद्ध हो गया है। मैं समझता हूं कि इस तरह के लोगों की वाणी अगर मुसलमानों में प्रबल होती है, अगर वो जिहाद की इस अवधारणा को नकारने लगते हैं, अगर वो सब लोगों के परस्पर जीने के अधिकार को स्वीकार करते हैं, तो दुनिया एक अच्छी जगह हो जाएगी। लेकिन भारत में, जैसा आपने भी कहा कि कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है, एक जो बड़ी संख्या में भारत रहा है, और अब जैसे इस तरह का प्रोवोकेशन जो नुपुर शर्मा जी के बयान को लेकर के हुआ, मतलब वो इतना भड़काऊ जैसा बन गया, तो ये गैर जिम्मेदाराना, मतलब वो ठीक है वो पार्टी की प्रवक्ता रही, लेकिन आप तो कानून के भी जानकार हैं, कि क्या ऐसी कोई अब लक्ष्मण रेखा तो तय होनी चाहिए ना, कि ऐसी बातों को कहीं न कहीं रोका जाए, बोलने वाले पर, प्रसारण वालों को। लेकिन उसके बाद भी दोनों चीज दिखाई जाती रही। मतलब तालिबान का वीडियो तो अफगानिस्तान से आते थे, लेकिन हम यदि इथिक के हिसाब से देखें तो उसको दिखाना भी अपराध है। ये चीज अभी तय होनी है कि नूपुर ने जो कहा वो धर्म स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत है या बाहर है। मुझे ये बताया गया कि नूपुर ने जिन दो घटनाओं का उल्लेख किया था वह घटनाएं हुई, इसके बारे में मुस्लिम समाज में विवाद नहीं है। तो फिर कोर्ट निर्णय करेगी, माने प्रक्रिया क्या होगी? प्रक्रिया होगी एफआईआर।
प्रक्रिया होगी, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद में कोर्ट में चार्जशीट, मुकदमा चलना, मैजिस्ट्रेट तय करेगा कि दोषी है, और दोषी होगी तो दंड मिलेगा। क्या कोई भीड़ तय करेगी? जिस भीड़ में एक आदमी मंच पे चढ़ जाएगा और कहेगा आंख उठाएंगे तो आंख फोड़ देंगे, जबान निकालेगा तो जबान काट लेंगे और गर्दन को धड़ से जुदा कर देंगे, तो ये निर्णय करने का कि वो दोषी है कि नहीं, ये भारत के संविधान में कोर्ट करेगी या भीड़ करेगी। तो मेरा कहना ये है कि सबको संयम रखना होगा। हम भी रखते हैं। काली के बारे में हुआ, यही मैं हम सोच रहा सब- था कि काली पर हम क्यों सब- इतना होना चाहिए था, उस पर भी ऐसा, जबकि आप देखिए रामलीला में जिस तरह से कई बार मंचों पर हो जाता है, दृश्य लोग जो रामलीला करने वाले हैं गांव से लेकर देश भर में, तब कई बार ऐसे दृश्य होते हैं। कुछ मान लीजिए कैलेंडर भी बनते हैं, तो उसमें कुछ चित्र, चाहे देवी देवताओं के, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता है, मतलब जो प्रमुख वैसे भी जो हैं, तो उनके बारे में भी जिसको जो चित्रण दिखा, मतलब वो अपमानजनक है, वो पोस्टर अलग बात है, लेकिन उस पर जो उन्माद से जो हिंदू समाज का, क्या ये निपुण के जवाब में इस तरह का माहौल बना कि काली को लेकर एकदम उत्तेजना हो गई? उस उन्माद में जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा उन्होंने भत्सना की, जिनको लगा कानून का उल्लंघन है उन्होंने एफआईआर की। कानून अपने हाथ में नहीं लिया, हम उसको दंड देंगे ऐसा नहीं कहा। लेकिन माहौल तो बनाना कि मारो, इसका सजा देना है, बुलाओ पकड़ो, मतलब वो जो गैर जिम्मेदाराना तत्व बयान नहीं कराओ कि संगठन विश्व हिंदू परिषद या बीजेपी कह रही है। मैं आपके प्रश्न की भावना से सहमत हूँ। मारो अगर ऐसा कहा गया तो गलत कहा गया, ये हिंदू पद्धति नहीं। आपसे पहले भी वैसे चर्चा हुई थी, आपने काशी का जिक्र किया, एक बार फिर से बीच में तो संघ के भी प्रमुख ने भी, भागवत जी ने भी कह दिया कि भाई हमारा अयोध्या तक था, ये सब उसके लिए आंदोलन की कोई बात नहीं है। अब चूंकि ज्ञानव्यापी को लेकर के और मथुरा को लेकर के भी फिर से ऐसा लगता है कि उसको राजनीतिक कारणों से, चूंकि सत्ता में बीजेपी है इसलिए गरम फिर से उठाया जा रहा है। एक तो भागवत जी ने जो कहा वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कहा कि संघ ऐसा आंदोलन नहीं करेगा। दूसरे, आपकी इस बात को, इस कमेंट को मैं टेस्ट करना चाहूंगा कि राजनीतिक कारणों से हो रहा है, क्योंकि काशी में और मथुरा में जो कुछ भी महत्वपूर्ण हुआ है उसमें से कोई एक भी किसी सरकार के आदेश से नहीं हुआ है। सर्वे हुआ तो कोर्ट के आदेश से, शिवलिंग मिला तो उसकी सुरक्षा हुई तो कोर्ट के आदेश से। मथुरा में कोर्ट ने कहा कि यह मुकदमा चलने योग्य है, इसलिए नगर निगम से लेकर केंद्र की सत्ता तक, राजनीतिक सत्ता या जिसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, उसके किसी जजमेंट से कुछ नहीं हुआ है। जो हो रहा है वो कोर्ट से हो रहा है। लेकिन लोगों को लगता है कि जैसे अयोध्या में कहा गया था कि हम कोर्ट का मामला मानेंगे, और उसके बाद में जाकर के जैसे कहते थे कि पूरा विध्वंस जैसी स्थिति हो गई, तो क्या ज्ञानव्यापी और इनको लेकर के भी ऐसी भीड़ इकट्ठी करके कभी भी रातों रात उसका गड़बड़ होने का खतरा नहीं लगता? नहीं करेंगे। अयोध्या में भी किन कारणों से हुआ उसकी मीमांसा अभी इतिहास ने करनी है, पर मैं इस देश को आश्वासन दे चुका हूं विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष के नाते, एक, काशी मथुरा हिंदू समाज के एजेंडे पर हैं और रहेंगे। दो, क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल रहे दोनों, हम प्रतीक्षा करेंगे। तीन, इसके बारे में हमारा सारा अभियान संविधान और कानून के दायरे के अंतर्गत होगा। और चार, यह शांतिपूर्ण रहेगा। ओवैसी और बाकी सब लोग अयोध्या के मामले में भी ऐसे भड़काऊ बोलते थे कि नहीं, कि क्या हो जाएगा, पूरी दुनिया में क्या हो जाएगा। पर इस देश में जो संविधान का शासन चला, तो दोनों पक्षों में, हिंदू में मुसलमान में, ये मन बन गया कि भाई अगर कोर्ट कह देगी तो मानेंगे। तो कोर्ट ने कह दिया, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई। जो कोर्ट ने कहा उसको दोनों समुदायों ने स्वीकार किया। मैं आपको कहूं, मैंने काशी के बारे में जमायत उलमाए हिंद के जो मंत्री हैं मदनी, उनका इंटरव्यू देखा। उन्होंने कहा दो ही तरीके हैं मसला सुलझाने के, एक बातचीत से नहीं सुलझ रहा है, दूसरा तरीका है कोर्ट करे। और उन्होंने कहा कि कोर्ट करे और सब माने,
ऐसा मानने वाले लोग दोनों पक्षों में कुछ कुछ अब दिख रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बीच में एक होता था कि सशस्त्र शिक्षा भी दी जाती है, वो हिंदू संगठनों में भी कई बार ऐसा कहा गया कि भाई हमारे लोग तैयार होना चाहिए। संघ में तो खैर लाठी बाठी से ही होता था, उसके बाद थोड़ा सा जहां जरूरत हुई। तो भारत पे जो तालिबानीकरण है, मतलब जो स्वतंत्रता के नाम पर वो मदरसों में भी हथियार चलाना सिखाएं या किसी हिंदू संगठन के नाम पर या सिख संगठन के नाम पर या खालिस्तानी संगठन के नाम पर, इस पर तो कोई मतलब वो विरोध होना चाहिए या उस पर प्रतिबंध होना चाहिए। आजकल की लड़ाई लाठी से नहीं होती है भाई साहब, ये तो हम थोड़ा साहस लोगों में रहे, बल रहे, इसके लिए होता है। फिर ये चीजें ऐसी हैं जिसमें हमको लगता है बहुत सारी स्थितियां ऐसी होंगी जिसमें हिंदू समाज को आत्मरक्षा की आवश्यकता हो। आत्मरक्षा मेरे लिए कानूनी अधिकार है। आक्रमण होता है तो मैं अपना बचाव करूं, नहीं तो पूर्वी दिल्ली के अंदर सबके सब आहत हो जाते। इसलिए अगर योग्य लोग, जिम्मेवार लोग हथियार रखते हैं और उसका प्रशिक्षण भी लेते देते हैं तो हम उनकी जिम्मेवारी की भावना पर विश्वास भी करते हैं। एक अंतिम, जो कि आप कोर्ट में और बड़े विधिवक्ता हैं, कोर्ट के दो तरह के जजमेंट आए। एक जिसको लेकर के गुजरात वाले मामलों को लेकर के लगातार वो था और वो उन्होंने टिप्पणियां की, उसके पक्ष में लोग खड़े हो गए। दूसरा अभी जब किया गया, जो मैंने कहना चाहिए कि खाली ऑब्जर्वेशन है या बगैर की पूर्व की टिप्पणी है, वही कोर्ट है। उसी कोर्ट को वही वर्ग पहले तो बहुत तारीफ किया कि वो बहुत गड़बड़ करती थी महिला, उसने कैसा दुरुपयोग किया, कैसे शोषण किया, और उसके बाद इस पर कहा नहीं कोर्ट बहुत बायस है, कोर्ट की इसकी कैसे हिम्मत हो गई कि इसने इसकी आलोचना की। आपने अपने प्रश्न में उत्तर भी दिया है। गुजरात का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट की नूपुर के केस में ऑब्जर्वेशंस आई। मेरे को 3 आपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनेक निर्णयों में कहा है कि मुकदमे की सुनवाई के दौरान जज क्या पूछते और बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। निष्कर्ष तो वो है जो ऑर्डर में छपेगा। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलना चाहिए, तो अगर उसके सामने कोई विषय प्रस्तुत है तो उस विषय को समझने वाली बात बोलनी चाहिए, पूछनी चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुन रही थी कि नूपुर दोषी है? ये तो विषय नहीं था, ये तो मैजिस्ट्रेट तय करेगा। मैजिस्ट्रेट भी न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो केवल ये तय करना था कि सारे केसेस को इकट्ठा करे या ना करे। तो उन टिप्पणियों की जरूरत क्या थी? क्या ये मैजिस्ट्रेट पर एक अनावश्यक दबाव पैदा नहीं किया गया कि 2 बड़े जजों ने कह दिया है? तीसरी बात, और जिस पर मुझे निराशा हुई है, थोड़े दिन पहले अर्नब गोस्वामी का केस हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक अपराध की एक ही तो एफआईआर होगी, एक ही तो जांच होगी, 50 जगह कैसे होगा? तो उन्होंने सारी इकट्ठा कर दी। नूपुर, जिसकी पोस्ट फॉरवर्ड करने के लिए 2 लोगों की हत्या हो गई। नूपुर, आई सपोर्ट नूपुर कहने वाला व्यक्ति एक पूरे वर्ग का दुश्मन हो जाता है। उसको कलकत्ते की यात्रा करनी पड़े, उसको आसाम के किसी रिमोट गांव में जाना पड़े, उसके प्राणों पर खतरा है। उसने अपराध किया भी हो तो क्या वह सुरक्षा के अधिकारी नहीं है? क्या वो कानून के संरक्षण के अधिकारी नहीं है? अर्नब गोस्वामी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया, उस निर्णय का यहाँ पालन क्यों नहीं हुआ? मैं निराश हूं सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ न देने से। लेकिन सर, जैसे पार्लियामेंट में हम लोग भी इतने वर्षों तक करते रहे, पहले होता था इसे रिकॉर्ड से निकाल दिया गया, कोर्ट में भी होता था। अब तो कोर्ट अभी वैसे लाइव उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन वो बड़ा हमें, तो मुझे भी आज जैसे पत्रकार के नाते भी हास्यास्पद लगता है कि आपने कहा कि इसको छापेंगे तो अपराध है, लेकिन पूरी दुनिया में अमेरिका, चीन, जापान सब जगह दिख रहा है कि संसद में क्या उठापटक किया, टेबल पर टूटा गिराया या जो अपशब्द कहे गए। अदालत में या तो इसके लिए मीडिया के लिए पहले से सीमा रेखा हो कि भाई ये चीज़ आप कहीं भी प्रसारण का उपयोग नहीं होगा, वो या इंटरनली रहेगा, वो तो पार्लियामेंट में तो असंभव है। लेकिन यदि जज ऐसा करते हैं
तो उस समय उन टिप्पणियों के लिए पहले से दिशा निर्देश हो कि ये रिकॉर्ड करना ही है, वरना तो देश दुनिया में यही तो होगा, वो अपना टिप्पणी दी, हम उसको, आप हमको तो रोकेंगे नहीं कि ये अधिकार है जो कुछ बोला गया। और हम तो हमेशा डिमांड करते रहे हैं कि कोर्ट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्योंकि पर्दे के पीछे लोग न्यायपालिका पर भी प्रश्न उठाते हैं। तो इसका क्या बने, इसमें मीडिया पे अंकुश हो मैं कहूँगा या अदालत पर हो, किस पर अंकुश हो? मीडिया पे अंकुश नहीं हो सकता, उसका तो काम ही है कि शीशा दिखाए, और जो होता है वो शीशे में दिखता है, वो सेलेक्टिव नहीं हो सकता जी। इसलिए मीडिया को तो धन्यवाद है। जजों का काम है कि जब वो बाकियों के लिए मर्यादा बांधते हैं, खुद भी उसी मर्यादा में रहें। मर्यादाओं का उल्लंघन जजों ने किया है और उनको पीड़ा हो रही है। उसके 2 दिन बाद पार्टीकर जी का कोई सार्वजनिक भाषण था, उन्होंने कहा आज के जमाने में सुप्रीम कोर्ट के जजों को सोशल मीडिया बहुत ट्रोल कर रहा है। किसको कर रहा है भाई? तुम्ही दोनों को तो कर रहा है। तो देखिए, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, ये सब यदि इसी तरह उच्छृंखल जिसको कह सकते हैं यदि कहीं कहीं दिखाई देने लगेगा, आपको भारत का भविष्य, एक भारतीय संस्कृति वाला, हिंदू संस्कृति यदि कहें या भारतीय संस्कृति कहें, हम कहाँ जा रहे हैं? मतलब हम इसको बिगड़ने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया का समुद्र है और जज को भी आप रोक नहीं सकते, अधिक अदालतें होंगी, सब अपनी मनमानी करेंगे, संसद में भी लोगों की विश्वसनीयता गड़बड़ हो जाती है जब जो कुछ दृश्य दिखाई देते हैं, दल बदल हो, भ्रष्टाचार हो, अपराधियों का हो। तो आपको क्या भविष्य दिखता है? भविष्य ये तो खतरनाक है, तालिबानीकरण बढ़ने वाला है, या सुरक्षित है? मैं सोचता हूं कि ये एबरेशंस राष्ट्र के जीवन में कभी कभी आती है, पर इस राष्ट्र का मूल सत्व जो है वो शांति का है, वो भाईचारे का है, वो व्यक्तियों के प्रति ही नहीं, पशु पक्षी और पेड़ पौधों के प्रति भी ममत्व का है। हमारा डीएनए तो वो है, हमारा अंतःकरण तो वैसा ही है। और मुसलमानों में भी जो कुछ पीढ़ियों में मुसलमान हुए, उनके भी डीएनए में ये सब संस्कार तो कहीं ना कहीं होंगे। तो मैं समझता हूं कि इस सागर मंथन में से जो विष होगा, उस विश्व के बाद में अमृत भी उभरेगा ही, पर उसके बीच में कोई शिव होना चाहिए जो विष को अपने गले में रोक सके। क्या आप नरेंद्र मोदी जी के लिए कह रहे हैं कि वो बोलते नहीं है, टिप्पणियां करते ही नहीं है, सारा जहर निकलता है? मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरे को भविष्य के प्रति आशंका नहीं है। मैं आश्वस्त हूँ कि ये शताब्दी भारत की है, मैं आश्वस्त हूँ कि भारत उस दिशा में बढ़ रहा है। चलिए, बहुत आशावादी बात है, और निश्चित रूप से हम सब चाहते हैं समाज में सब उत्तरदायी हो, सौहार्द हो, और सारे धार्मिक भावनाओं को आदर करने का एक माहौल बने, जिससे भारत का भविष्य उज्जवल हो सके। आलोक जी, आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत आभार। हम कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।